हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट कंप्यूटर साइंस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम ग्राफ कनेक्टिविटी के कंसेप्ट को देख रहे थे। इस वीडियो में मैं सेट थ्योरी के कंसेप्ट को शुरू कर रहा हूँ। कंसेप्ट दोस्तों मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा, जैसा कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है इसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले गेट के सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ कैटेगराइजेशन वाइज। इस वीडियो में दोस्तों हम सेट थ्योरी के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, जो पावर सेट के कंसेप्ट पे, यूनियन के फॉर्मूले के ऊपर, जो सेट थ्योरी में हम वेरियस फॉर्मूलेस देखते हैं, वो सारे फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं वो, एंड देन उसके बाद दोस्तों हम वेन डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर एकदम बेसिक पे होगा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेट थ्योरी पे कौन से एडवांस लेवल के थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। देन एक बार दोस्तों ये सारे गेट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन हम लोग कुछ मंथ्स बाद जो असाइनमेंट्स होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, एनपीटीईएल के, देन रेफरेंस बुक के पीछे के जो कुछ यूनिक क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। सो आइए दोस्तों शुरू करता हूँ इस वीडियो लेक्चर के। आई होप आप सब लोग में से मैक्सिमम लोगों को सेट थ्योरी का कंसेप्ट कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो भी दोस्तों आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है आप लोगों में से सबको 9th या 10th स्टैंडर्ड में सेट थ्योरी जरूर रहा होगा। सो दोस्तों यहाँ पर सेट थ्योरी के सबसे बेसिक जो क्वेश्चन हैं जो वेन डायग्राम के ऊपर है उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर हमें दिया हुआ है लेट ई एफ जी बी फाइनाइट सेट्स एंड लेट एक्स एंड वाई आर टू एक्सप्रेशंस। जब भी दोस्तों आपको एक्सप्रेशन दिया गया हो इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट, डिफरेंस के टर्म में, समझिएगा वेन डायग्राम से आपको इसको सॉल्व करना है। आपको डिफरेंस दे करके दोनों के बीच में रिलेशन पूछेंगे। जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, इसको एक्स नाम दिया है, यहाँ इस एक्सप्रेशन को वाई नाम दिया है, और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। इज दैट क्लियर? तो इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बनाऊंगा, और क्योंकि ई एफ जी है तो 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट्स यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, और सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है उसे इवेल्यूएट करने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो पहला एक्सप्रेशन दिया गया वो है ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एफ इंटरसेक्शन जी, राइट। तो पहले मैं ई इंटरसेक्शन एफ बनाता हूँ, तो इसको मैं नाम ई देता हूँ, इसको एफ देता हूँ, और इसको जी देता हूँ। जितने भी डायग्राम बनाओगे इसी में, और सीक्वेंस यही रखना, क्योंकि सीक्वेंस चेंज करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर मतलब इन द सेंस कि आप फिर रिलेट नहीं कर पाओगे, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि ऐसे नंबरिंग जो किया है, ऐसे इसको ई बोला, इसको एफ बोला, इसको जी बोला है, तो वही सब जगह रखना। अभी आपको पता चलेगा जब मैं सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों ई इंटरसेक्शन एफ कौन होगा? ई इंटरसेक्शन एफ इज दिस वन, राइट। अब इसी तरह नेक्स्ट जो टर्म है उसके लिए मैं फिर से वेन डायग्राम एक बनाऊंगा, ई एफ एंड जी, और उसमें मैं ड्रॉ करूंगा एफ इंटरसेक्शन जी। तो एफ एंड जी कौन होगा दोस्तों? ये वाला, राइट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेट डिफरेंस। तो दोस्तों ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना। दिस इज मीनिंग ऑफ सेट डिफरेंस, ओके। तो वैसे ही दोस्तों ये पहला एक्सप्रेशन है ई इंटरसेक्शन एफ, और दूसरा एक्सप्रेशन है एफ इंटरसेक्शन जी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि इसमें से दोनों का इंटरसेक्शन, सिंपल लैंग्वेज में, इसमें से वो पार्ट हटा दो जो इसका है। देखोगे आप दोस्तों यहाँ पर ये और ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। तो मैं कह सकता हूँ ये पार्ट इसका है, मतलब दोनों में कॉमन है, इसका है मतलब दोनों में कॉमन है, राइट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि पहले में से वो पार्ट हटा दो जो इसमें और इसमें कॉमन है। तो ये पार्ट दोस्तों कॉमन है, तो इसलिए उसको डिलीट कर दूंगा। तो मेरे को जो नया डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा। मैं यहाँ पे नया बनाता हूँ, एक ई एफ एंड जी, और नेट जो डायग्राम मिलेगा दोस्तों ये डिलीट करने के बाद वो होगा ये। सो ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा x। तो अब इसी तरह मैं y बनाऊंगा। तो y मुझे क्या दिया गया है? y हमें दोस्तों दिया गया है, आई हैव y इज इक्वल टू ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। सो देखिएगा ई इंटरसेक्शन जी क्या होगा? ये ई है, ये एफ है, एंड दिस इज जी। तो ई इंटरसेक्शन जी जो है वो होगा ये, राइट। इसको ई में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन? ई में से ई इंटरसेक्शन जी हटाने का मतलब है ई में से वो पार्ट हटा दो जो इसमें और इसमें कॉमन है। तो दोस्तों ई इंटरसेक्शन जी जो है वो ये पार्ट है ना, जो ई के अंदर ही बिलोंग करता है। तो ई माइनस दिस का मतलब होगा ई में से ये हटा दो। हटा दोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? हटा देने के बाद हमें मिलेगा, तो ये हट जाएगा, और बचा हुआ जो ई का पार्ट है हमें वो मिलेगा। आर यू गेटिंग? बहुत ही आसान है समझना। बचा हुआ ई का पार्ट कौन सा है? ये है ना, तो हमें ये मिलेगा बचा हुआ पार्ट। अब इसके बाद जो है ये हो गया ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी।
अब नेक्स्ट जो टर्म है दोस्तों वो है ई माइनस एफ, तो उसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ और हमेशा अलग अलग डायग्राम बनाएगा, भले 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक ही में बनाने में खिचड़ी पक जाएगी और आपको मन में कैलकुलेशन करोगे तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि गलत हो जाए वो। तो दोस्तों वहाँ पर ई माइनस एफ का मतलब क्या होगा, ई में से एफ का वो पार्ट हटा दो जो दोनों में कॉमन है, तो ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये कॉमन है, तो ई में से वो हटा दो, क्या बचेगा ये पूरा पार्ट, राइट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये इससे और इसे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसमें से वो पार्ट डिलीट कर दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक मिनट देखिएगा, इसमें से दोस्तों मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, दिस इज ई माइनस एफ, तो ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि वेन डायग्राम में दोस्तों ये जो पार्ट है उसमें से वो डिलीट कर दो जो इसमें और इसमें कॉमन है। तो जरा देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। ये जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिएगा, ये जो चीज़ है यहाँ पर भी है और ये चीज़ यहाँ पर भी है, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना मतलब दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ से डिलीट करना, और डिलीट कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ ये पार्ट बचेगा विच इज दिस जो x है। इसलिए दोस्तों y भी किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, आर यू गेटिंग। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि x जो है दोस्तों वो y के बराबर है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों ऐसा ही दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। सो दोस्तों अगला जो प्रॉब्लम है इसके अंदर हमें लेट ए बी सी ये तीन सेट दे रखे हैं, बी नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड लेट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी एंड वाई इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फिर से देखिए वैसे घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है और ये गेट 2005 का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं फिर से वही तीन डायग्राम बना देता हूँ, मतलब तीन सेट, और ये वेन डायग्राम है एक जिसमें सेट का नाम है वो ए बी एंड सी, ठीक है। तो पहला टर्म इसमें क्या देखो, x में a माइनस बी, व्हाट इज a माइनस बी, a में से a इंटरसेक्शन भी हटा देना, तो क्या मिलेगा आपको ये पार्ट मिलेगा दोस्तों, दिख रहा है। तो ये पूरा a था जिसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट a माइनस बी, ओके। और इसके बाद दोस्तों अगला टर्म जो है वो c है, तो देखिएगा मैं अब c को अलग से क्यों बनाऊँ, इसमें है c और आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी में से c हटाने का मतलब है a माइनस बी जो दिख रहा है यहाँ पर उसमें से वो हटा देना जो c और a माइनस बी में कॉमन है। तो देखो दोस्तों a c तो पूरा ये है ना, ये पूरा c है, तो ये c में और ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये शेप कॉमन है। तो दोनों में जो इंटरसेक्शन है मतलब इसमें a माइनस बी में और c में वो डिलीट कर दो, इंटरसेक्शन कौन है ये, तो इतना पार्ट दोस्तों डिलीट अगर हम लोग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये वाला पार्ट, दिख रहा है जो प्रीवियस सब में डिलीट हो रहा था, मतलब ये देखो ये ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट एक्स, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो y है वो मैं बना देता हूँ, y में भी देखो a माइनस सी और b माइनस सी है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं a माइनस सी बनाऊंगा और फिर b माइनस सी बनाऊंगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो a b एंड c, सो a माइनस सी का मतलब क्या हुआ, a में से a इंटरसेक्शन c हटा देना, तो a में से a इंटरसेक्शन c हटा दोगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा, ये पूरा, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट था वो डिलीट कर दिया। उसी तरह दोस्तों आप देखेंगे b माइनस सी का मतलब होगा b में से b इंटरसेक्शन c हटा देना, मतलब कौन सा पार्ट यहाँ पे बात चल रही है, तो चलो मैं इसको अलग से बनाता हूँ, a b एंड देन c। सो b माइनस सी का मतलब b में से दोनों का इंटरसेक्शन हटा देना, और दोनों मतलब b और c का, तो हमें जो शेडेड एरिया मिलेगी वो मिलेगी ये, आर यू गेटिंग। b माइनस सी का मतलब b में से b इंटरसेक्शन c को डिलीट कर देना, तो पूरे b में से b इंटरसेक्शन c डिलीट कर दिया तो ये हमें ये मिला, राइट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, दिस रिप्रेजेंट a माइनस सी और ये रिप्रेजेंट कर रहा है b माइनस सी, और अब हमें a माइनस सी से b माइनस सी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पहले पार्ट में से वो हटा देना जो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन बता सकते हो क्या है, ये दिख रहा है ये रीजन दोस्तों कॉमन है दोनों में, है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो पहले पार्ट में से ये डिलीट कर दोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, एग्जैक्टली ये मिलेगा विच इज एक्स। तो इसलिए दोस्तों y जो है वो किसके बराबर हो गया, x के, तो इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसका भी आंसर है x इक्वल टू वाई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दे रखा है, लेट a एंड b बीट सेट्स एंड लेट्स a रेज टू c एंड b रेज टू c, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ a एंड b
द सेट A माइनस बी यूनियन B माइनस ए यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू वॉट। तो चलिए पहले तीनों को अलग अलग बना लेता हूँ। तो ये भी वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन है समझिएगा वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। सो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पर A माइनस बी को। A माइनस बी का मतलब दोस्तों क्या होगा, A में से इंटरसेक्शन B को हटा देना। तो A में से इंटरसेक्शन B हटा दोगे तो आपको ये मिलेगा, राइट। A में से A इंटरसेक्शन B विच इज दिस, उसको डिलीट कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों अगला जो है B माइनस ए, तो B माइनस ए मतलब B में से दोनों के इंटरसेक्शन को हटा देना। अब देखो मैं सीक्वेंस सेम रख रहा हूँ A B C, तो वो याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा ये पूरा पार्ट, ये दिख रहा है। तो इसमें से हम लोगों ने ये जो बीच वाला पार्ट है विच इज A इंटरसेक्शन B वो डिलीट कर दिया। तो दिस इज B माइनस ए, B में से दोनों A इंटरसेक्शन B हटाना, ठीक है। A माइनस B मतलब दोस्तों A में से A इंटरसेक्शन B डिलीट करना, B माइनस ए मतलब B में से A इंटरसेक्शन B डिलीट करना, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है किस में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसके बाद A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B। अच्छा वैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों C बना दिया है जिसका कुछ काम भी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसके पहले के सारे क्वेश्चन में था तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे C है नहीं तो C बना क्यों रहा बिना मतलब का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे पास दोस्तों A है और ये मेरे पास B है, इस क्वेश्चन में C नहीं है, हाँ ठीक है। तो मैंने डिलीट कर दिया। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा दोस्तों, ये। अब तीनों को क्या करना है, यूनियन। पहला पार्ट दूसरा पार्ट यूनियन, उसके साथ तीसरा पार्ट यूनियन। तो तीनों का दोस्तों जोड़ दोगे, यूनियन मतलब कंबाइन करना, राइट, सेट थ्योरी के हिसाब से। तो दोस्तों ये प्लस ये और ये बीच वाला है ना, ये बीच वाला दिख रहा है नहीं, बीच वाला लेफ्ट साइड वाला ये है, राइट साइड वाला ये है और ये बीच वाला, नहीं समझे। जब तीनों को जोड़ दोगे मतलब ये ग्रीन शेडेड एरिया, ये ग्रीन शेडेड एरिया और ये ग्रीन शेडेड एरिया, तो क्या मिलेगा आपको, आपको दोस्तों पूरा A और B कंबाइन मिल जाएगा। यू विल गेट नेट रिजल्ट एज, ये देखिएगा ये पूरा मिलेगा। ये वाला हो गया इससे, ये वाला हो गया इससे और बीच वाला पार्ट हो गया थर्ड से। तो आपको क्या मिला, आपको मिला A यूनियन B, मतलब पूरा का पूरा A यूनियन B मिल गया, राइट। सही ऑप्शन क्या है, A यूनियन B। आर यू गेटिंग और नॉट। तो इस तरह शेडेड एरिया से आप पता कर सकते हो कि मतलब आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अच्छा इसमें एक और, अगर मैं एक बार इसमें दोस्तों एक बार और यूनियन A इंटरसेक्शन B कर दूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेट ऑपरेशन दोस्तों होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि A यूनियन A क्या होगा, तो आंसर ए है A होगा। आर यू गेटिंग। A यूनियन A क्या होगा, तो 3A नहीं होगा, A ही होगा, क्योंकि सेट जो होता है दोस्तों, सेट में कभी डुप्लीकेट्स नहीं होते। तो वो नंबर जैसे आप n ऑफ A प्लस n ऑफ A प्लस n ऑफ A, तो वो 3 टाइम्स n ऑफ A होगा। लेकिन जब A यूनियन कर रहे हो तो आपको सेट के हिसाब से कंबाइन करना है, मतलब कॉमन रीजन एक ही बार काउंट करने हैं। इज दैट क्लियर। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे समझा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया गेट 2008 में, जिसमें हमें PQR ये 3 सेट दिए गए हैं। PQR आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट U। तो कोई U तो यूनिवर्सल सेट है, मतलब जिसे आप रेक्टेंगल से दिखाते हो, आपको याद होगा ना, रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट दिखाते हैं जिसके अंदर 3 PQR है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर होगा। सो एक्सप्रेशन में बना लेता हूँ दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर 3 सेट्स हैं PQR, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। पहला जो दोस्तों टर्म है वो है तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बीच वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ठीक है। यूनियन P कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे पढ़ने का मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। P नहीं है मतलब वो रीजन ढूंढो जिसमें P नहीं है, एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड, Q है एंड R है। तो ऐसा कौन सा रीजन है दोस्तों जिसमें P नहीं है लेकिन Q है एंड R है, तो आंसर है ये वाला रीजन, ये दिख रहा है। ये वो रीजन है दोस्तों जिसमें Q भी है, जिसमें एंड R भी है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन ना। तो दोस्तों इसमें Q एंड R भी है लेकिन P नहीं है, तो ये रीजन को हम लोग कहेंगे P नहीं है एंड Q है एंड R है। आर यू गेटिंग। इतना बस पार्ट जो है ग्रीन वाला छोड़ गया, क्योंकि ग्रीन वाले में P आ जा रहा है, क्योंकि P दिखा ना, नहीं ऐसा मैंने ड्रॉ किया तो P यहाँ पर आती है, यहाँ पे तीनों एक्चुअली में। अच्छा उसके बाद दोस्तों ये रीजन Q नहीं है। Q नहीं है का मतलब होता है Q को छोड़ करके बाकी सब कुछ, Q मैं Q कॉम्प्लीमेंट को ऐसे पढ़ रहा हूँ, Q नहीं है, ठीक है। तो वो रीजन ढूंढो जिसमें Q नहीं है। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस Q। व्हाट इज मीनिंग ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, U यूनिवर्सल सेट से Q को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट से अगर दोस्तों हम Q को हटा देंगे तो इसका डायग्राम मुझे अलग से बनाना ही पड़ेगा। तो हमें मालूम है क्या मिलेगा, PQR, Q को छोड़ करके बाकी पूरा शेडेड एरिया, मतलब बाहर से लेकर के पूरा सब कुछ, आउटसाइड भी, यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड वाला भी दोस्तों सब कुछ सिर्फ Q को छोड़ के। तो ये Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। आउटसाइड वाले में PQR नहीं है, ठीक है। तो Q कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बताया मैंने,
U में से Q को हटा दो, बाकी जो बचा वो सब Q कॉम्प्लीमेंट है। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार दोस्तों R कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? R कॉम्प्लीमेंट मतलब R को हटा दो, बाकी जो कुछ भी बचा, मुझे पता है दोस्तों ये आसान है, फिर भी मैं करा रहा हूं। मैंने पहले बताया कि आज की वीडियो लेक्चर में हम इजी क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन कई बार हम इजी भूल जाते हैं, तो हम एग्जाम में ऐसा होता है कि इजी गलत करके आते हैं, ठीक है, राइट रॉन्ग, जो टफ होता है वो सही करके आते हैं और इजी वाला रॉन्ग करके आते हैं। दोस्तों यहाँ पर R कॉम्प्लीमेंट का मतलब R को छोड़कर बाकी सब पूरा शेडेड एरिया। अब हमें सिंपली क्या कहा जा रहा है कि तीनों को कंबाइन कर दो, यूनियन बोला है ना। देखो कितनी सिंपल सी चीज़ है यार। अगर तुम देखोगे ये इसने तो पूरा का पूरा Q को छोड़कर सब कुछ ले लिया है ना, इसने R को छोड़ के सब कुछ ले लिया है। तो अगर आप इसको कंबाइन करोगे और इसको कंबाइन करोगे, मतलब ये दोनों रीजन को कंबाइन करोगे, तो आपको पता चलेगा आपको क्या मिल रहा है मालूम है। थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिएगा, सोचिएगा कि दोस्तों दोनों में क्या एब्सेंट है मालूम है। देखो मैं यहाँ पे शेड करके दिखाता हूँ अलग कलर से। ये रीजन दोस्तों जो है, ये वाला रीजन, ये यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, राइट। और ये वाला दोस्तों रीजन जो है वो यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। बाकी ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पर तो नहीं है पर यहाँ पर है। सिमिलरली फ्रेंड्स आप देखेंगे ये वाला रीजन यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा एक्सेप्ट ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया। आर यू गेटिंग? जब दोनों को हम यूनियन करेंगे, इसको और इसको, तो हमें मालूम है क्या डायग्राम मिलेगा, PQR। तो मैं जो मिलेगा उसे शेड करता हूँ ग्रीन कलर से, पूरा का पूरा कवर, सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे रफली डायग्राम बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। आप अच्छे से बना सकते हो क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप सजा सको, है ना। तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब इसको यूनियन करोगे, क्योंकि इसमें यही वही पार्ट है, जब इसको इसमें जोड़ दोगे तो ये भी कवर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप पूरा कवर हो जाएगा अगर तीनों को जोड़ोगे तो, यानी यू विल गेट यूनिवर्सल सेट। तो तीनों को जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो है यूनिवर्सल सेट, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह दोस्तों पार्ट बाय पार्ट डायग्राम ड्रॉ करके आप एनालाइज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो 2006 का है, जिसके अंदर में पूछा जा रहा है लेट PQR बी अ सेट, लेट डेल्टा डिनोट द सिमेट्रिक डिफरेंस A डेल्टा B। यहाँ पर दोस्तों P डेल्टा Q का मतलब दिया गया, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो P डेल्टा Q का मतलब होता है P यूनियन Q से P इंटरसेक्शन Q को डिलीट कर देना। दिस इज मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो यूजिंग वेन डायग्राम डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो कुछ ऑप्शन दिए गए और पूछा गया ये इसके बराबर है, और दूसरे ऑप्शन में दिया गया ये इसके बराबर है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए डायग्राम बना के देखते हैं। सो मेरे पास दोस्तों P, Q एंड R है, ठीक है। तो Q इंटरसेक्शन R क्या होगा? Q इंटरसेक्शन R होगा। पहले मैं नाम लिख लूँ, PQR। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन फटाफट बनाने की कोशिश कीजिएगा, डायग्राम सजाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। Q इंटरसेक्शन R क्या होगा? Q इंटरसेक्शन R दोस्तों होगा ये पार्ट, यस और नो, दिस इज Q इंटरसेक्शन R। अब मैं यहाँ पर इस डायग्राम को फिर से बनाऊंगा और सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करूंगा P के साथ। देखिएगा P डेल्टा दिस का मतलब क्या हो, व्हाट इज P? P इज दिस वन, ये पूरा P है ना। अभी दोस्तों आपको बताया गया कि किसी भी x, इसको मैं P और Q की जगह x डेल्टा y के टर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। x डेल्टा y का मतलब होगा x एंड y का यूनियन ले लो, ठीक है। इसको माइनस के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। x यूनियन y मतलब x और y का यूनियन ले लो, उसमें से दोस्तों दोनों का कॉमन जो रीजन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ये दोनों का यूनियन लेंगे, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ, इफ़ आई कंबाइन दिस टू, तो ये प्लस ये करने पे हमें क्या मिलेगा, ये भी दोस्तों आ जाएगा इसमें, है ना। सो दिस रिप्रेजेंट्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये वाला डायग्राम। अब इसमें से डिलीट कर दो क्या, दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगर थोड़ा सा बैक जाएंगे तो दोनों में इंटरसेक्शन दोस्तों मान में क्या है, ये वाला रीजन दिख रहा है, ये रीजन है, ठीक है। तो उसको अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, आई विल गेट दिस डायग्राम, जिसमें ये भी शेडेड रहेगा पूरा। बस ये जो बीच वाला रीजन है, जिसको मैं यहाँ पर ब्लू कलर से बॉर्डर कर देता हूँ, ये एब्सेंट रहेगा। सो दिस रिप्रेजेंट द लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। अब मुझे देखना है कि राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, और देखना है फिर दोनों इक्वल है कि नहीं, वही ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। तो चलिए बनाते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब पजल जैसा क्वेश्चन है ये पूरा। P डेल्टा Q, तो PQR, P डेल्टा Q मतलब दोस्तों P यूनियन Q से दोनों का इंटरसेक्शन हटा देना। तो देखो ये मिलेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब P और Q कंबाइन, और जो इंटरसेक्शन था उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट
पी डेल्टा क्यू। सिमिलरली दोस्तों नेक्स्ट जो टर्म है, अगला टर्म पी इंटरसेक्शन आर, सॉरी पी डेल्टा आर, चलो पी डेल्टा आर बना लेते हैं, ऐसे ही तो बनेगा सेम टू सेम, है ना। पी और आर में से उनका कॉमन इंटरसेक्शन हटाकर बाकी जो बचा वो, तो दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ आर। और ये दोस्तों जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जो शेडेड एरिया है ये हो गया पी का, और ये हो गया आर का, और बीच वाला जो नहीं बना रहा हूँ विच इज़ दिस इज़ कॉमन, और डिलीट करना है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा पी डेल्टा आर। अब दोनों को दोस्तों हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करूँ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये वाला पार्ट एब्सेंट है और यहाँ पर ये वाला पार्ट एब्सेंट है, लेकिन ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर भी प्रेजेंट है। एक और चीज़, ये दोस्तों पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और ये वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इसलिए दोनों के अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो हमें जो डायग्राम मिलेगा वो डायग्राम में दोस्तों ये इतना प्रेजेंट होगा, ये दिख रहा है ना, ये इतना प्रेजेंट होगा और ये प्रेजेंट होगा, राइट। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो दोस्तों इसका डायग्राम तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, जिसके अंदर ये पूरा प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है ना, और ये भी प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर एब्सेंट होगी। नहीं समझे? देखिएगा, अगर दोनों को दोस्तों मैं इंटरसेक्शन करूँ, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करूँ, तो अगर इसको इंटरसेक्ट करें इसके साथ, तो कंबाइंड रीजन में दोस्तों ये तो होगा, लेकिन ये यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, इंटरसेक्शन डिलीट कर दिया था ना हमने। यहाँ से पहले मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखो यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए इंटरसेक्शन में वो नहीं आएगा, जबकि दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि वो चीज़ प्रेजेंट है, राइट। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, तो 1 तो कतई नहीं है इसका आंसर, ठीक है। तो 1 इज़ फॉल्स, ट्रू पूछा गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, तो यहीं भी रुक जाना है। अब इसके हिसाब से दोस्तों जो हमारा 1, जिसमें इसमें से 1 ओनली ये कैंसिल हो गया, बोथ 1 एंड 2 ये भी कैंसिल हो गया। अब या तो आंसर 2 है या तो नाइदर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये बनाते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ये तो बहुत ही आसान है, कौन सा होगा, वो बीच वाला पार्ट जो जिसमें तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट है ना, दिस रिप्रेजेंट्स पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, राइट। अब क्या ये इसके बराबर है क्या? ठीक है, चलो देख लेते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले P इंटरसेक्शन Q यहाँ पर मैं बनाता हूँ, दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R। कौन सा एरिया P इंटरसेक्शन Q है दोस्तों? ये वाला है ना। वैसे ही दोस्तों अब मैं बनाऊंगा P डेल्टा R। व्हाट इज़ P डेल्टा R? P और R के यूनियन से उनका इंटरसेक्शन हटा दो। दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R। R है, ये P है, ये Q है, और दोनों का यूनियन लेके इंटरसेक्शन हटा दो। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, तो हमें ये मिलेगा, राइट। ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया, ठीक है। सो इसके बाद दोस्तों क्या करना है, उनका फिर से डेल्टा फाइंड करना है। किसका? ये जो मैंने निकाला है विच इज़ P इंटरसेक्शन R, और ये जो है विच इज़ P डेल्टा R। तो ये दोनों रीजन का डेल्टा लेना, मतलब दोस्तों दोनों को कंबाइन करके इंटरसेक्शन डिलीट करना। एक मुझे बात बताओ, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा। ये जो रीजन है, ये दिख रहा है, ये जो रीजन है दोस्तों इधर भी है और ये रीजन इधर भी है ना। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो सब कुछ ले लेना है, मतलब दोनों को ऐड कर देना है और कॉमन डिलीट कर देना है। तो फाइनल डायग्राम में आप देखोगे दोस्तों, ये जो एरिया दिख रही है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऐड करने पे ये एरिया यहाँ पर ऐड हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? दोनों को यूनियन करोगे तो वो ये एरिया भी आ जाएगी, एक मिनट, ये एरिया भी आ जाएगी, और कॉमन जो दोनों में थी वो डिलीट हो जाएगी, मतलब आपको ये डिलीट करना पड़ेगा। सो अब अगर आप दोस्तों इसका डायग्राम देखोगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये इसका रिजल्ट, ठीक है। सो आप देखोगे ये दोस्तों जो डायग्राम है, क्या ये इंटरसेक्शन के बराबर है क्या? यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी बराबर आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। सो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा वो सेट की प्रॉपर्टी के ऊपर है, जिसमें हमें दिया गया है जो गेट 2093 का क्वेश्चन है। लेट S बी एन इनफाइनाइट सेट एंड S इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n सेट्स S1 S2 अप टू Sn, ठीक है। देन हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। पहला कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ दिस सेट्स SI इज़ फाइनाइट सेट। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 3 सेट का यूनियन अगर S है और S इनफाइनाइट है तो हो सकता है तीनों सेट दोस्तों इनफाइनाइट हो। जैसे S1 हो सकता है सेट ऑफ ऑड नंबर, S2 हो सकता है सेट ऑफ इवन नंबर्स, और S3 हो सकता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो तीनों के तीनों इनफाइनाइट है और उनका यूनियन भी इनफाइनाइट होगा, यस और नो। तो इससे ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है जो कहता है एटलीस्ट 1 होना ही चाहिए। दूसरा क्या कहता है, नोट मोर देन 1 ऑफ सेट्स कैन बी फाइनाइट। तो ये भी दोस्तों गलत है, हो सकता है कि उसमें से यहाँ पर
कोई भी फाइनाइट ना हो, ठीक है। नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट्स एस आई कैन बी फाइनाइट। थोड़ा सा इसको और अच्छे से एनालाइज करते हैं। वो क्या ये कहता है कि एक से ज़्यादा फाइनाइट नहीं हो सकते। तो चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो n के लिए 3 है, तो S1 सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स है विच इज इनफाइनाइट होगा सेट, है ना, क्योंकि ऑड नंबर्स इनफाइनाइट है। S2 मान लो कि दोस्तों इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट 2 है और S3 के अंदर एलिमेंट सिर्फ 4 है, तो तीनों को कंबाइन करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक इनफाइनाइट सेट ही मिलेगा, जिसमें आप देख रहे हो S2 और S3 दोनों जो है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है। लिख के बताता हूँ। S1 इज सपोज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है, और S2 के अंदर दोस्तों हमारे पास सिर्फ सपोज 2 है और S3 के अंदर सपोज सिर्फ 4 है। तो अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं तो फिर से मुझे इन्फाइनिटी सेट मिलेगा ना, ठीक है। तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 4 इसमें ऐड हो जाएगा, अगेन आई विल गेट इनफाइनाइट विच इज एस, राइट। तो इसमें आप देख रहे हो 2 फाइनाइट है। ये स्टेटमेंट कहता है मोर देन 1 फाइनाइट नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ही बकवास है। तीसरा क्या कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स एस आई इज एन इनफाइनाइट। ये सही दोस्तों है, क्योंकि अगर n नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन इनफाइनाइट सेट होता है और n एक फाइनाइट नंबर है, तो किसी एक सेट को तो इनफाइनाइट होना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनाइट सेट का कॉम्बिनेशन यूनियन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोला मैंने, फाइनाइट सेट का यूनियन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसलिए अगर दोस्तों n नंबर ऑफ सेट का यूनियन इनफाइनाइट है तो कोई एक सेट जरूर इनफाइनाइट होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनफाइनाइट है, बाकी दो नहीं है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही है। डी कहता है नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट्स कैन बी इनफाइनाइट। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, ये इवन है, ये ऑड इवन वाला सेट है, ये ऑड वाला सेट है, ये S3 नेचुरल नंबर वाला सेट है, तो सारे के सारे ये यहाँ पे इनफाइनाइट हो गए। जबकि ये कहता है कि नॉट मोर देन वन इनफाइनाइट हो सकता है, ये भी बकवास है। नन ऑफ द दिस भी गलत है। तो अब ऑप्शन क्या है दोस्तों इसका सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक छोटे से प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन था। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा वेट डायग्राम बना के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको मैं बाद में सॉल्व कराता हूँ। एक फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि ए लिख के बता देता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू नंबर, इसका काउंट कितना होगा, काउंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ये फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी के काउंट का। आप में से सबको मुझे लग रहा है पता होगा, कोई ऐसा होगा नहीं इसे पता नहीं पता तो आप प्लीज़ थेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ। ये दोस्तों फॉर्मूले का यूज़ करके हम आगे के जो 3-4 क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्क्रीन पर दोस्तों जो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये पूछा गया है गेट 2017 में, और क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 दैट आर डिविजिबल बाय 3 और 5 और 7। तो मान लो दोस्तों जो नंबर 3 से डिविजिबल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A3 से, जो 5 से डिविजिबल है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ A5 से, और जो 7 से डिविजिबल है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ A7 से। तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5 और 7, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, इसकी फॉर्मूला बनेगी नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 ओनली प्लस नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 ओनली प्लस नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय, यहाँ पर मैंने A7 लिखना है यहाँ पर मुझे शायद, राइट। सो नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7 ओनली, देन इसके बाद दोस्तों सब्ट्रैक्ट होगा क्या, इंटरसेक्शन A3, एक मिनट, A3 इंटरसेक्शन A5, A5 इंटरसेक्शन A7, A3 इंटरसेक्शन A7, ठीक है। देन प्लस काउंट ऑफ वो सारे नंबर्स जो तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए एक एक काउंट निकालते हैं। इसका लॉजिक क्या है, जैसे अगर मैं दोस्तों आपको बोलूँ कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो सिंपल सी चीज़ यार 100/2 करो, यू विल गेट 50, तो 50 नंबर है। ऐसा क्यों कि दोस्तों डिवाइड करने पे आप क्या कर रहे हो, उतने की ग्रुपिंग कर रहे हो। जैसे अगर 100/2 मतलब 2 की ग्रुपिंग कर रहे हो 1, तो जितने ग्रुप्स बनेंगे उसमें एक नंबर, जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब मैं पूछूँ कि इसमें कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो आप 3-3 की ग्रुपिंग बनाओ, 3-3 की ग्रुपिंग, ये एक 3, ये एक 3, ये एक 3। आप देखोगे दोस्तों वो 3 की ग्रुपिंग में एक नंबर जरूर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 3, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। इट इज़ लाइक 3 का टेबल। तो अगर काउंट कितना था टोटल दोस्तों 9 नंबर थे, तो 9 को 3 से डिवाइड करो, कितना मिला 3। तो 3 से डिवाइड करने का मतलब 3-3 की ग्रुपिंग बनाना, जितने ग्रुप बनेंगे उस ग्रुप में एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर। मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जैसे मैं पूछूँ कि 1 से लेकर n तक ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है, तो n डिवाइड बाय 5 करो, यू विल गेट कि उसका जो भी रहेगा आपको यहाँ पर
फ्लोर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर के 150 के बीच में कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है, तो 150 डिवाइड बाय 5 कितना मिलेगा आपको 30। तो 30 ऐसे नंबर है दोस्तों जो 5 से डिविजिबल है। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है। तो आइए मैं आपको अब बताऊं कि इसको हम कैसे काउंट करेंगे। तो नंबर हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर विच आर डिविजिबल बाय 3, तो इसका आंसर क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक पूछा गया आपको, देखिएगा, एक मिनट। हाँ, सो 1 से लेके 500 के बीच में, तो 500 डिवाइड बाय कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, तो आंसर है 500 डिवाइड बाय 3 करो, और उसका क्या लेना है दोस्तों, आपको फ्लोर लेना है। ठीक है, प्लस 500 इसका आंसर क्या होगा, एन ऑफ A5 का कितने नंबर 5 से डिविजिबल है, 500 डिवाइड बाय 5। सिमिलरली दोस्तों A7 का काउंट होगा 500 डिवाइड बाय 7। ठीक है, एंड देन माइनस, अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा बता दूँ, 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। इसका क्या मतलब होता है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, ऐसा नंबर दोस्तों 15 से डिविजिबल होगा। नहीं समझे? अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है तो उसको मिनिमम 15 से डिविजिबल होना ही होगा। कोई भी नंबर आप मुझे मिनिमम वो कौन सा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, आंसर है 3 × 5 15। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों A3 इंटरसेक्शन A5 का ऐसे कितने नंबर्स हैं, एन ऑफ A3 इंटरसेक्शन A5 मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ ऐसे कितने नंबर है 1 से लेके 500 के बीच में जो 15 से डिविजिबल है। आर यू गेटिंग? तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 डिवाइड बाय 3 × 5 विच इज़ 15, देन माइनस। इसी तरह दोस्तों 5 से डिविजिबल एंड 7 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, 5 × 7 3, शायद मैंने 3 लिया है ना यहाँ पर, एक मिनट चेक कर लो, 5, यस 5 है। 5 एंड 7 से डिविजिबल है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, 5 7 से कितना होगा 35, राइट। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 35 से डिविजिबल है, आंसर है 500 डिवाइड बाय 35, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, समझ गए? वैसे ऐसे कितने नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है, तो आंसर है 3 × 7 कितना हुआ 21। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 को 21 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको सी ले लो, सॉरी फ्लोर ले लो, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, एंड देन प्लस तीनों से डिविजिबल है ऐसे कितने नंबर होंगे, तो 5 से भी है, 3 से भी, 7 से भी है, इसका मतलब हुआ 3 × 5 × 7 से होना चाहिए। तो 3 5 15, राइट, और मतलब इसको ऐसे करना है 500 डिवाइड बाय 3 × 5 15, 15 × 7। ठीक है, सो चलो इसको करते हैं आगे हम लोग अभी सॉल्व। तो आप वीडियो दोस्तों पॉज कीजिएगा और इसको कैल्शियम पुट कीजिए। एग्जाम में आपको गेट के कैलकुलेटर दिया जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसका कैसे एक बाय एक करेंगे, कितना टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा कैल्शियम में डालिएगा और एक एक टर्म ऐसा मतलब कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा सपोज होता है एक का आंसर 1.5 आता है तो आपको 1 लेना है, लेकिन आप कैल्शियम में कंटिन्यूसली जोड़ोगे तो गलत भी हो सकता है। ऐसे सपोज एक एक्सप्रेशन का आंसर 1.5 आया, दूसरे का भी 1.5 आया, तो वो मिलकर 3 हो जाएगा, जबकि आपको पहले से 1 लेना था, दूसरे से 1 लेना था, आंसर 2 होना चाहिए था। नहीं समझे? तो ये बहुत केयरफुल रहना कि इंडिविजुअली एक एक को कंप्यूट करके पहले लिखना। इज दैट क्लियर? तो ये दोस्तों आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आता है। सो आई होप दोस्तों आपने कैलकुलेशन किया होगा और इसका आंसर जो है वो आएगा 271। इज दैट क्लियर? सो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है गेट 1995 का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें बोला गया डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 72, मतलब 72 तक। ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2 3 और 5। पॉजिटिव बोला मतलब दोस्तों 1 से लेकर 720 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है और 5 से भी नहीं है। नॉट डिविजिबल मतलब दोस्तों u माइनस पूरा यूनियन ऑफ, मतलब आई होप आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए मैं करके बताता हूँ। मान लो दोस्तों A2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, A3 रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल है, और A5 रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे नंबर जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जब दोस्तों हम बनाएंगे तो इसमें सेट ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3 और ये हो गया हमारा A5। ओके, सो दिस इज यूनिवर्सल सेट U, जिसके अंदर दोस्तों ये जो आउटसाइड का रीजन दिख रहा है ये वो सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 720 तक जो ना तो 2 से डिविजिबल है, ना तो 3 से, ना तो 5 से। तो बाहर वाला रीजन कैसे मिलेगा दोस्तों, ये बीच वाला डिलीट करके। बीच वाला रीजन है क्या, A2 यूनियन A3 यूनियन A5। तो मुझे जो आंसर पूछा जा रहा है वो है U माइनस नंबर ऑफ, मतलब यूनिवर्सल सेट का काउंट, ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा, माइनस नंबर ऑफ A3 यूनियन A2 यूनियन A5। ठीक है, तो यूनियन का क्या काउंट है वो हमें यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होगा। यूनिवर्सल सेट दोस्तों क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट का काउंट क्या है 720, टोटल 720 एलिमेंट्स है ना, माइनस ये पूरा मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे, सेम दोस्तों वही फॉर्मूला यूज़ करके अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो तीनों का यूनियन है, तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा, n ऑफ A3 देन प्लस n ऑफ A2 प्लस n ऑफ A5 राइट, माइनस n ऑफ A3 इंटरसेक्शन A5 माइनस n ऑफ A3 इंटरसेक्शन A2 माइनस n ऑफ A2 इंटरसेक्शन A5 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा हुआ था राइट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कैसे करना है, ऐसे कितने नंबर रहेंगे जो 3 से डिविजिबल है, आंसर है 720 डिवाइड बाई 3। ऐसे कितने नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, 720 डिवाइड बाई 2। चलो फटाफट करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एग्जाम में जितना पॉसिबल हो आप याद रखिएगा इस कुछ तरह के क्वेश्चन में कैल्सी डायरेक्टली यूज़ करने के पहले सोच लीजिएगा कि अगर आपको फ्लोर लेना है तो इंडिविजुअल आपको एक एक टर्म फाइंड करना पड़ेगा, ना कि कैल्सी में धड़ाधड़ जोड़ते जाओ और आंसर आपका गलत आएगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स राइट। तो यहाँ पर दोस्तों A3 मतलब 720 डिवाइड बाई 3, एक्चुअली में यहाँ पर सारे नंबर 720 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 भी डिवाइड कर रहा है। A2 मतलब 720 डिवाइड बाई 2 एंड A5 मतलब 720 डिवाइड बाई 5, सारे नंबर कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे फ्लो नहीं लगा रहा हूँ ठीक है। और इसके बाद ऐसे कितने नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, तो इसका मैंने ट्रिक बताया ना, 5 into 3 15, तो 720 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 से ओके। सो मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप एक खुद करना है। फिर माइनस ऐसे कितने नंबर है दोस्तों, ये किसका आंसर था 3, एक काम करता हूँ पीछे जो एक्सप्रेशन था पूरा नहीं मिटाता, ये देखो ये सिर्फ मिटाता हूँ। देन 3 और 2 से वाले कितने होंगे, तो आंसर है 720 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 दैट इज 6, देन 2 इंटू 5 कितना होगा 10, तो 720 डिवाइड बाय 10, देन प्लस 3 इंटू 2 6 5 30, तो 720 डिवाइड बाय 30 ठीक है। तो आप कैल्सी में चाहिए पुट करके निकाल लीजिए, 720 में से सब्ट्रैक्ट करना है, या तो आप हाथ मैनुअली भी कर सकते हैं बिकॉज हर एक नंबर यहाँ पर दोस्तों डिविजिबल दिख रहा है। तो 3 2 6 देन 3 6 3 4 12 एंड देन 0 का 0, प्लस यहाँ पे मिलेगा 2 3 6 देन 2 6 12 0, प्लस 5 से कैंसिल करो, 5 1 5 5 2 5 4 राइट, देख लो एक बार चेक करके सही है। माइनस अब ये 15 से दोस्तों लेकर जाओ, ये कैल्सी से कर लो, ऐसा मैनुअली करने में आपका टाइम जाएगा। तो वैसे 15 दोस्तों 15 4 60 और 12 यहाँ जाएगा 120, तो 15 आई थिंक 7 राइट, 15 7 120 होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ से देख लो 6 एंड 72 है, तो 6 7 से मिलेगा 1 देन 2 एंड देन 0, यहाँ पे तो सीधा एक मिनट, यहाँ पे तो सीधा दोस्तों 72 आएगा, देन प्लस यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 एंड देन 3 4 ठीक है। मैंने तो मैनुअली किया, इतना एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा कैल्सी में डालना और इसको सब्ट्रैक्ट करो और देखिए क्या आंसर आता है, वीडियो पॉज करके बताइए मुझे। सो सब्ट्रैक्शन का दोस्तों आपको आंसर मिलेगा 192 ओके। सो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सिमिलर है, जिसके अंदर हमें बोला जा रहा है व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स x डिफाइंड बिलो। तो x क्या है दोस्तों, वो सारे नंबर्स n है जो 1 से लेकर 123 के बीच में है, एंड n इज नॉट डिविजिबल बाय एंड n इज नॉट डिविजिबल बाय आइदर 2 3 और 5। तो दोस्तों ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्योंकि सिमिलर है, तो वही चीज़ करके टाइम पास करना होगा। इसका आंसर दोस्तों 33 आएगा, सेम टू सेम लॉजिक अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है ठीक है। देखो प्रीवियस वाला ये उसमें भी 2 3 5 था, बस यहाँ पर काउंट जो है 123 तक है ठीक है, उसमें 720 तक था। तो आई होप आप खुद कर सकते हैं, आंसर 33 आएगा। सो अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है इन अ रूम कंटेनिंग 28 पीपल देयर आर 18 पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ये दोस्तों गेट 2098 का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है माइनर, एक पॉइंट इसमें ऐड कर देना कि सारे जो 28 लोग हैं रूम में वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ऑल 28 पीपल नोज एनी एटलीस्ट वन लैंग्वेज ओके। ये यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर देना। तो इन अ रूम कंटेनिंग 28 पीपल देयर आर 18 पीपल हु स्पीक इंग्लिश, 15 पीपल हु स्पीक हिंदी एंड 22 पीपल हु स्पीक कर्नाटका। तो 3 तरह के लैंग्वेज दोस्तों दिए गए हैं। तो पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा। अब मैंने आपको क्यों कहा कि वो ऐड करने को, वो इसलिए क्योंकि देखो दोस्तों, अगर सपोज एक सेट में बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ ई, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे पीपल जो इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरा सेट बना रहा हूँ
एच जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे पीपल जो हिंदी बोलते हैं, और तीसरा सेट दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ के, मतलब सारे पीपल जो कन्नड़ा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सारे पीपल कुछ ना कुछ बोलते हैं तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं देगा जो कुछ नहीं बोलता है, यानी ये जो बाहर का रीजन है जिसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो कुछ नहीं बोलते हैं उसका वैल्यू 0 होगा। वो आपको इस केस में लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में वो आपको ऐड करना है कि हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो 28 है कंटेनिंग 28 पीपल, ये आंसर है एन ऑफ ई यूनियन एच यूनियन के का विच इज़ 28, ठीक है। वैसे तो नेचुरली अगर हमें ये नहीं बोला जाए कि हर एक पीपल सब जो मतलब अगर ये नहीं दिया हो कि ऑल पीपल नोज एटलीस्ट वन लैंग्वेज, अगर ये नहीं दिया हो मतलब ऐसे कुछ पीपल होंगे जो कुछ नहीं जानते, तब दोस्तों ये 28 जो है वो तीनों का यूनियन नहीं होगा। 28 रिप्रेजेंट करेगा एन ऑफ यू को, मतलब यूनिवर्सल सेट को, जिसमें से ई यूनियन एच यूनियन के एक पार्ट होगा और कुछ वैसा भी काउंट होगा जो कुछ नहीं बोलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं वो चीज़ ले रहा हूँ कि यहाँ पे सब हर कोई ना कोई लैंग्वेज जानता है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोला गया। 9% स्पीक्स बोथ, तो मैं यहाँ पे एक एक डेटा लिखते जाता हूँ। तो दोस्तों ऐसे पीपल का काउंट जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं ऐसे पीपल है 15, और ऐसे पीपल जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं ऐसे 18 है, और कन्नड़ा बोलने वाले लोग हैं 22। 9% स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब ऐसे लोग जो हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी जानते हैं ऐसे लोग 9 हैं, और ऐसे लोग जो दोस्तों जानते हैं हिंदी एंड कन्नड़ा सॉरी वो 11 है, और ऐसे पीपल दोस्तों जो कन्नड़ा भी जानते हैं एंड इंग्लिश भी जानते हैं ऐसे पीपल हैं 13। हाउ मेनी स्पीक्स ऑल 3 लैंग्वेज, मतलब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर ई इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन एच। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। अभी अब दोस्तों हमने इसकी फॉर्मूला देखी थी कि यूनियन की फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ यहाँ पर एच प्लस नंबर ऑफ के माइनस जो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है दो का, इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं या तो इंडिविजुअल लिख दूँ माइनस एन ई इंटरसेक्शन के माइनस ई इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ के इंटरसेक्शन एच देन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, दैट इज ई इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन एच। ओके नाउ 28 दोस्तों हमें दिया गया है, ये भी दिया गया है 20। अभी देखो यूनियन का फॉर्मूला हुआ ना, मतलब 28 इक्वल्स टू दिस। अब मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सब कुछ पता है, बस ये नहीं पता। निकाल सकते हैं राइट, तो निकाल के देखते हैं क्या आता है। अगर दोस्तों यहाँ पर मुझे ये नहीं दिया होता था हर एक पर्सन एक एटलीस्ट वन लैंग्वेज जानता है, तब दोस्तों 28 इसके बराबर नहीं होता था, तब ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता था, ठीक है। तो वो डेटा यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो 28 इज इक्वल टू, इसका आंसर दोस्तों कितना है, सिंपली सब ऐड कर दो, 15 18 22 15 18 प्लस 22, फिर माइनस ये तीनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तीनों को सब्ट्रैक्ट करना मतलब तीनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना, सो इजी। तो दोस्तों यहाँ पर 11 प्लस 9 प्लस 13 माइनस सॉरी प्लस ये मुझे निकालना है, इसको मैं सपोज x कह देता हूँ, ठीक है। तो 28 इज इक्वल टू, अब देखिएगा 18 और 22 कितना होगा 40 प्लस यहाँ पर दोस्तों 15 विच इज़ 55 माइनस 11 और 9 20 और 13 कितना होगा दोस्तों 33 राइट, प्लस x। तो 55 में से 33 चला जाएगा, कितना बचेगा 22, यस और नो, एंड प्लस x यहाँ पे 28, और 28 से दोस्तों 22 अगर जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। ऐसे लोग हैं दोस्तों जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सिमिलर है, जिसके अंदर हमें दिया गया है 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बड़ा दिखेगा ना, समझ आना आसान है, जितना क्वेश्चन छोटा दिखता है ना उतना टफ होता है। ये गेट का मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें ऑब्जर्व किया है, जितने कॉम्पैक्ट क्वेश्चन होगा उतना टफ होता है, जितना बड़ा दिखेगा ना लंबा छोटा उतना वो इजी होता है। क्योंकि अगर पढ़ने में टाइम ज़्यादा जाता जा रहा है तो सॉल्व करने में कम जाना चाहिए, ये सोचकर ही पेपर सेट किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। सो इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स 125 स्टूडेंट्स हैव टेकन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, 85 स्टूडेंट्स हैव टेकन डेटा स्ट्रक्चर कोर्स, 65 स्टूडेंट्स हैव टेकन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कोर्स। 3 कोर्स है प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। 50 स्टूडेंट्स हैव टेकन बोथ प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, 35 स्टूडेंट्स हैव टेकन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो मैं इसको दोस्तों यहाँ पर जो है एक एक करके डेटा लिखते आता हूँ।
इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये जो दिया गया है इसको हम कहेंगे टोटल काउंट इन यूनिवर्सल सेट। इसको कभी मत समझना है कि सारे जो बीच में आप सेट्स बनाते हो उनका यूनियन है, यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट का काउंट है। बहुत बच्चे यही गलत करते हैं, ये यूनियन का काउंट नहीं है दोस्तों, ये पूरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं उसका काउंट है। उसमें से कुछ ऐसे ही बच्चे हो सकते हैं इसने कोई कोर्स नहीं लिया हो, आर यू गेटिंग? तो वो जब तक बोला नहीं गया आगे तब तक अज्यूम नहीं कर सकते ये यूनियन के इक्वल है। इसके पहला वाले क्वेश्चन में वो 28 दोस्तों वो यूनिवर्सल सेट का काउंट भी था और यूनियन का भी काउंट भी था, क्योंकि ऐसे लोग जो कुछ लैंग्वेज नहीं जानते ऐसे कोई भी नहीं थे, जीरो थे। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर दोस्तों अभी तो कुछ बोला नहीं है तो फिलहाल मैं इसको यूनिवर्सली कहूँगा। 125 स्टूडेंट्स हैव टेकन प्रोग्रामिंग कोर्स, तो एन ऑफ पी इज 125। पी मतलब प्रोग्रामिंग बच्चों ने जो लिया है वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एन ऑफ यहाँ पर दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर लेने वाले एन ऑफ डी है 85। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं कहता हूँ सी से 65। number of students who have taken both programming and data structure, they are 50. number of students who have taken both programming and computer organization ऐसे लोग हैं 35. number of students who have taken both data structure and computer organization, they are 30. तो मैंने सारे डेटा लिख लिए और आपको विजुलाइज भी होगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। 15 स्टूडेंट्स हैव टेकन ऑल 3 कोर्सेज, तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोस्तों प्रोग्रामिंग भी लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी लेते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी लेते हैं। ऐसे 15 लोग हैं, तीनों के तीनों। पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन एनी ऑफ द कोर्स। अब समझ में आया आपको? यहाँ पर दोस्तों ये एन ऑफ यू है। तो अगर दोस्तों नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल सेट का काउंट है उसमें से अगर मैं वो हटा दूँ कि ऐसे सारे बच्चों का काउंट जो प्रोग्रामिंग लिया है या तो डेटा स्ट्रक्चर लिया या तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लिया, समझ रहे हैं? मतलब सेट के फॉर्म में बताऊँ तो देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रामिंग वालों को, ये डेटा स्ट्रक्चर वालों को, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वालों को। तो ये जो यूनियन का पार्ट है दोस्तों, ये पूरे अगर यू से माइनस कर दे तो जो बाहर वाला रीजन है ये रिप्रेजेंट करेगा वो सारे लोग जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं लिया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम कैसे उस चीज़ को निकालेंगे, उस चीज़ को निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताइए? पहले मैं फाइंड करूँगा इसे, ठीक है। इसे कैसे फाइंड करते हैं, मैं जो फॉर्मूला लिखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इतनी बार लिख चुका हूँ कि वो लिख के बोर हो चुका हूँ। तो एन ऑफ यू दोस्तों 200 है माइनस, अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखूंगा, ठीक है। देखो दिस प्लस दिस पहले है ना, तीनों का सम, तो 125 प्लस 85 प्लस 65 माइनस ये दो वाले दोस्तों पेयर का सम 50 प्लस 35 प्लस 30, 50 प्लस 35 प्लस 30, फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 15। सो सिंपल। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों वो लोग जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया है। तो 200 माइनस देखो यहाँ पर 25 है, 85 है, ठीक है। सो 85, चलो इसको जोड़ लेता हूँ मैं, 15 भी दोस्तों ये जोड़ना है। तो 85 प्लस 15 100 हो गया, 100 प्लस 125 225 हो गया, 225 प्लस 65 कितना होगा ये 290, यस और नो। और 290 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 30 प्लस 30 सॉरी 50 प्लस 35 कितना होगा 85 प्लस 30 दोस्तों कितना होगा 115, राइट। चलिए कर लेते हैं 200 माइनस, तो 290 में से दोस्तों 115 अगर जाएगा तो बचेगा 175, राइट। और 200 में से 175 का तो कितना बचेगा 25। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25%, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट क्या रखना है कि टोटल जो काउंट होता है दोस्तों वो यूनियन नहीं रिप्रेजेंट करता, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसमें से वो भी पार्ट है जो जिसमें कोई भी सेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग दोस्तों पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आगे बढ़ने के पहले कंसेप्ट बता दूं कि अगर दोस्तों हमारे किसी भी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n ऑफ s मतलब काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन s सपोज इज इक्वल टू x है सपोज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ s इज इक्वल टू 2⁻x। पावर सेट का डेफिनेशन आपको याद होगा, इट इज़ ऑल पॉसिबल सेट विच वी कैन मेक फ्रॉम गिवन सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर दोस्तों मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, तो इससे क्या क्या पॉसिबल सेट बना सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट, ठीक है। तो एक सेट दोस्तों बनेगा जिसमें कुछ नहीं होगा मतलब एम्प्टी, ये तो बना सकते हो हमेशा है ना। एक सेट बनेगा जिसमें सिर्फ 1 होगा, एक सेट बनेगा जिसमें सिर्फ 2 होगा, और एक सेट ऐसे बना सकता हूँ जिसमें 1 भी होगा जिसमें 2 भी होगा। तो ये 4 पॉसिबल सेट है। तो एलिमेंट कितने थे 2 और आंसर कितना आया 4, राइट। दिस इज पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर 2 दैट इज 4, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आपको मिले। यही बस दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है।
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ पी ऑफ एस वेयर एस इज फी विथ इन सेट वी हैव फी, ठीक है। तो ये देखो, इसका देखो फी का मतलब दोस्तों क्या होता है, फी का मतलब होता है एम्प्टी सेट, और सेट के अंदर फी का मतलब होता है दोस्तों कि सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट है। सो ये और ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसको आपको एक एलिमेंट मानना होगा। तो दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थ्री, टोटल 3 एलिमेंट्स है। तो 3 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2�3, दैट इज 8। तो आंसर है इसका दोस्तों C8, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर फी अंदर दोस्तों रहता है तो उसका एक बार और पावर सेट लेने में क्या क्या होगा भी बताऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी, ठीक है। सो लेट ए बी अ फाइनाइट सेट ऑफ साइज n, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A क्रॉस A। देखिएगा दोस्तों, अगर मेरे पास कोई भी सेट A है, A क्रॉस A का मतलब समझते हैं क्या होता है, A क्रॉस A, अगर इसमें n एलिमेंट्स है और इसमें n एलिमेंट्स है तो A क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मेरे पास A में दोस्तों है 1 और 2, तो एक बार और A लिखता हूँ 1 और 2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मतलब होता है दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर सारा फाइंड करना, जिसमें से एक एलिमेंट यहाँ से उठाओगे और यहाँ से दोनों एक एक करके जोड़ोगे। मतलब एक एलिमेंट यहाँ से पहले उठाओ, फिर उसके साथ 1, ये एक ऑर्डर पेयर हुआ, फिर ये वाला 1 वहीं दूसरा उठाओ 2, समझ गए। फिर इस 2 को उठाओ, उसके साथ 1 को रखो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, जहाँ पे पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ से आएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या आएगा 2,2। तो दिस इज मीनिंग ऑफ A क्रॉस A। कितने एलिमेंट्स है दोस्तों यहाँ पर 4, दैट इज 2 × 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो n × n क्या होगा n स्क्वायर। तो जो नया सेट दोस्तों बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर। पावर सेट किसका लेना है, A क्रॉस A का, और उसमें कितने एलिमेंट्स n स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया किसी सेट में अगर x एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने होंगे 2⁻x। तो अगर n स्क्वायर एलिमेंट्स है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2⁻n स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आई थिंक B, 2⁻n स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया गया ये अलग है, इसका मतलब होता है 2⁻n का होल स्क्वायर, जिसमें दोस्तों 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2⁻2n। आर यू गेटिंग। तो ये अलग चीज है, 2⁻n स्क्वायर इज राइट आंसर, ठीक। तो चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है गेट 1993 का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन में दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग P ऑफ S डिनोट्स द पावर सेट ऑफ सेट S। S के फिर से देख लो, P ऑफ सेट डिनोट्स द पावर सेट ऑफ सेट S। S के पावर सेट को P ऑफ S से डिनोट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, कौन सा इसमें से हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों कि पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ S। ये कभी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो सो सिंपल। अगर समझो S के अंदर 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने होंगे 4, और उसका पावर सेट लोगे तो उसमें कितने होंगे 16, 2⁻4, राइट। तो इसलिए दोस्तों पावर सेट ऑफ पावर सेट हमेशा ट्रू ये नहीं हो सकता, ठीक है। पावर सेट इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू फी, ठीक है। थोड़ी देर में आते हैं इसके ऊपर। सो अगला दोस्तों जो ऑप्शन है C वाला, बी पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सी में बोला गया पावर सेट ऑफ एस और एस में इंटरसेक्शन पी ऑफ एस होता है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जरा देखिएगा। मान लो दोस्तों एस के अंदर एक ही एलिमेंट है 1, ठीक है। तो पावर सेट में क्या क्या होगा, पावर सेट में होगा दोस्तों पहला एलिमेंट फी, और दूसरे में देखो पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ सेट, नॉट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट से, पर एलिमेंट हर एक एलिमेंट एक सेट है। तो अगला जो एलिमेंट होगा दोस्तों वो खुद क्या होगा, सेट जिसमें 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि एस जो है दोस्तों ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ एस में, ना मैं ऐसे नहीं कह सकता कि S जो है इट इज सबसेट ऑफ P ऑफ S। ऐसा बोलना गलत क्यों होगा दोस्तों, इसलिए हो, इसका मतलब हुआ कि S के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो पावर सेट ऑफ S में है। तो दोस्तों S में एलिमेंट क्या है 1, क्या 1 यहाँ पर है क्या, नहीं, ये 1 नहीं है दोस्तों, ये सेट है। एक डिफरेंस समझिएगा, ये 1 नहीं है, ये सेट है जिसके अंदर 1 है। तो ये खुद कौन है, ये खुद S है। तो S इसमें बिलोंग करता है, ना कि S का एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है। तो अगर S का एलिमेंट बिलोंग करता है देन ओनली यू कैन से S इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ S। तो अगर दोनों में इंटरसेक्शन यहां पर देखोगे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब S बिलोंग्स टू दिस, बट एलिमेंट्स के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट फाइंड करता है, राइट। तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। अच्छा, S डज नॉट बिलोंग टू P ऑफ S, ये गलत हो गया। S बिलोंग्स टू P ऑफ S, ऑलवेज S बिलोंग्स टू P ऑफ S, ठीक है। अब दोस्तों B पे आते हैं। B कहता है कि पावर सेट ऑफ S एंड पावर सेट ऑफ S। तो ये एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक एलिमेंट था ना, सॉरी एक सेट बने S जिसमें 1 था। तो अगर मैं इसका पावर सेट ले लूँ तो दोस्तों इसमें क्या क्या होगा, फी होगा और फिर 1 होगा। अच्छा, इसका फिर से एक पावर सेट ले लेता हूँ, पावर सेट ऑफ एस। तो इसमें 2 है तो उसमें 4 होंगे। कौन कौन से, एक तो पहले फी उखाड़ के, सॉरी फी को तो रखो ही, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। इसको नाम ए दे दिया, इसको नाम बी दे दिया। तो अगला जो एलिमेंट होगा दोस्तों उसमें एक सेट लिखना है। मैंने आपको बताया पावर सेट बनाते कैसे, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स। तो एक वो सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट होगा ए कौन है दोस्तों, फी। तो सेट के अंदर फी, ठीक है। अकेले फी और सेट के अंदर फी, दोनों में अंतर है, भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने।
देन दूसरे एलिमेंट में दोस्तों बी होगा। बी कौन है दोस्तों? सेट ए, मतलब सेट के अंदर सेट है, इसलिए मैंने नाम देने को बोला। पहले सेट में होगा ए विच इज फ्री, दूसरे सेट में होगा बी विच इज सेट ए, समझा, सेट के अंदर सेट है। और तीसरे में दोस्तों होगा ए एंड बी दोनों एक साथ, मतलब फी कॉमा सेट 1। तो कितने एलिमेंट है दोस्तों? 4। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 आ गए। अब अगर आप देखोगे तो पावर सेट में और इसमें दोस्तों हमेशा एक चीज कॉमन होगी। क्यों? कि इसका भी पावर सेट लेने पे पहला एलिमेंट फी होता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पहले वही लिखो, पर एक तो चीज फिक्स है कि किसी भी सेट का पावर सेट लोगे तो आपको फी जरूर मिलेगा, ये हमेशा ट्रू है। इसलिए दोनों में कॉमन जो है दोस्तों वो फी होना ही होना है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा है कि दोनों में यहाँ पर दोनों में इंटरसेक्शन तो दोस्तों दिया गया है। अगर इफ़ यू टेक ये और ये, तो दोनों के अंदर आपको दोस्तों जो है फी देखने को मिलेगा। ये अगर हम लोग यहाँ पर अगर मैं पी ऑफ एस एंड पी ऑफ पावर सेट ऑफ एस में इंटरसेक्शन निकालूं तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? फी। मैं कह सकता हूं दोनों का इंटरसेक्शन एक नया सेट होगा जिसमें क्या बिलोंग करेगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट विच इज फी। आर यू गेटिंग? तो यस, दिस सीम्स टू बी ट्रू बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, देखो मैंने ये तो आपको कहा कि हमेशा ये तो रहेगा इंटरसेक्शन में, सही है, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही रहेगा क्या? और कुछ नहीं हो सकता क्या? तो दोस्तों और भी हो सकता है अगर हमारा सेट एम्प्टी हो तो। कैसे? देखो, अगर मेरे पास सपोज, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है, बस यहाँ पे एक ऐड होना चाहिए था कि वेयर एज इज नॉन एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी हुआ तो देखो दोस्तों क्या होगा कि अगर एज सपोज एम्प्टी सेट है दैट मीन्स फी, तो पावर सेट ऑफ एस में मालूम है क्या होगा? पावर सेट में तो पहला एलिमेंट होगा फी, वो आग बंद करके आपको लिखना है। दूसरे एलिमेंट में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है, मतलब फी है, राइट? तो दूसरे में आपको ये लिखना है सेट और उसके अंदर ये एलिमेंट ऐड करना होगा विच इज फी। आर यू गेटिंग और नॉट? एक बार फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मान लो इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं, मतलब फी है, तो पावर सेट लेते समय पहला एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एस होता है विच इज फी। फिर दूसरे एलिमेंट में आपको सेट बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट ऐड करना है विच इज फी। तो दोस्तों सेट के अंदर फी है, तो ये होगा हमारा पी ऑफ एस। अब अगर इसका फिर से दोस्तों पावर सेट लोगे तो पहला एलिमेंट तो फी लिखना है, दूसरे एलिमेंट में मैंने बताया इसको नाम ए दे दो, इसको बी दे दो। दूसरे में एक सेट बनाओ जिसमें पहला एलिमेंट ऐड करो विच इज फी। फिर दोस्तों एक सेट बनाओ जिसमें दूसरा एलिमेंट ऐड करो, जिसमें सेट के अंदर फी। फिर तीसरे में दोस्तों सेट बनाओ जिसमें ए और बी ऐड करो, यानी फी एंड सेट के अंदर फी। आर यू गेटिंग? तो ये थोड़ा पजल जैसा है। अब आप दोस्तों दोनों में कॉमन देखोगे तो आपको 2 एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, वन इज फी एंड अनदर इज सेट के अंदर फी। तो इसलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट तो सही है तभी जब एस जो है वो नॉन एम्प्टी हो। अगर एस एम्प्टी हो तो 2 एलिमेंट कॉमन आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके ये भी पावर सेट के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिया गया है फॉर अ सेट ए द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय 2 इफ ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 5, 6 एंड 7, 5 फिर सेट में 6 एंड सेट में 7 ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर ट्रू पूछा गया, कहा जा रहा है फी बिलोंग्स टू। देखो ये बिलोंग्स और सबसेट के बीच में आपको कंफ्यूज किया गया है। अगर दोस्तों ए के अंदर, मैं अलग कलर से लिखता हूँ, अगर ए के अंदर दोस्तों 3 एलिमेंट है 5, देन सेट के अंदर 6, दैट इज इंपॉर्टेंट है, सेट के अंदर है वो। तो दोस्तों जब हम इसका पावर सेट निकालेंगे, जब हम लोग इसका निकालेंगे पावर सेट विच इज 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, तो पहला एलिमेंट दोस्तों फी होगा, दूसरा एलिमेंट दोस्तों होगा सेट के अंदर 5, है ना, मतलब सेट के अंदर पहला एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट होगा सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट विच इज सेट के अंदर 6। चौथा एलिमेंट होगा सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट विच इज 7। इसके बाद दोस्तों क्या होगा? सेट के अंदर ये 2, सेट के अंदर फिर ये 2, फिर सेट के अंदर ये 2, फिर सेट के अंदर तीनों। आप मुझे लग रहा है समझ गए कैसे लिखना है आपको, है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फी बिलोंग्स टू 2 फी बिलोंग्स टू 2 यस दिस इज ट्रू, फी बिलोंग्स टू दिस सेट। फी इज सबसेट ऑफ 2 फी इज सबसेट ऑफ 2 व्हाट इज फी? फी इज एम्प्टी सेट, है ना, फी इज क्या? एम्प्टी सेट। तो दोस्तों फी मतलब एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, राइट। अच्छा ये क्या कहता है दोस्तों? 5 ये दिस बिलोंग्स टू 2 एंड 5 सेट के अंदर सी दिस इज सबसेट ऑफ 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों दोनों पॉइंट, और यही मैं आपको इसके पहले समझा रहा था बहुत अच्छे से, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें एक एलिमेंट वो होगा ना, यहाँ पर एक एलिमेंट वो होगा जिसमें हम लोग 5 रखेंगे कॉमा ये एलिमेंट रखेंगे विच इज 6। सो 5
सेट के अंदर 6 ये एक एलिमेंट है 2a का, राइट। फिर से ध्यान से देखिएगा, सेट के अंदर 5 कॉमा देन दोस्तों 6, सेट के अंदर 6 ये एक एलिमेंट है इसका, तो इसलिए ये जो सेट है दोस्तों, ये जो सेट है इट बिलोंग्स टू 2a, दिस इज परफेक्टली राइट, इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि दोस्तों ये जो चीज है ये इसका सबसेट है, ये इसका क्या है, सबसेट है, तो इसका मालूम है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी से A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब दोस्तों होता है A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद है, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों अगर ये एक सेट है तो इसके एलिमेंट कौन हुए, 5 और 6, सॉरी 5 एंड सेट के अंदर 6, तो क्या यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ 5 है, नहीं, यहां पर एक एलिमेंट है जो सेट के अंदर 5 है, नॉट 5 अलोन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जब A दोस्तों B का सबसेट होता है तो इसका मतलब होता है कि A के जो एलिमेंट्स हैं वो B में बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये जो सेट है इसके एलिमेंट क्या है, 5, तो क्या अकेले 5 यहां पे कहीं है क्या, नहीं, सेट के अंदर 5 है, 5 नहीं है। वैसे दोस्तों सेट के अंदर 6 क्या अकेले कहीं है, नहीं है, तो इसलिए ये जो सेट है दोस्तों ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा सेट इसमें बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू दिस पावर सेट, नॉट इट इज एज अ सबसेट। ओके, तो सही ऑप्शन है दोस्तों 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये चौथा गलत है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों ये, और हो सकता है ऐसे कंसेप्ट रिपीट हो, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, मतलब नोट कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 0, 1, 2 अप टू 10, कितने एलिमेंट हुए 0 से लेकर 10 तक, 11, तो 2^11 दैट इज 2048, तो कार्डिनलिटी होगी 2048, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। तो इसके साथ दोस्तों आज हमने इस लेक्चर में सारे वो क्वेश्चन सॉल्व किए जो बेसिक थे। अगले लेक्चर में दोस्तों मैं एडवांस लेवल के सेट के क्वेश्चन सॉल्व करांगा जो गेट में अपीयर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।